और कैसे आप लोग बेसिकली कहा जाता है ना कि कुछ लोग होता है कि सफल होने के लिए सपने देखते हैं, और कुछ लोग होता है कि सफल होने के लिए तैयारी करते हैं, कुछ लोग होते हैं सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग होते हैं नहीं सफल होते हैं तो भी कठिन परिश्रम करते रहते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। उनमें से ही एक, चूंकि अभी मुझे जानकारी मिली कि वो आ रहे हैं, तो उन्हीं से मैं बात कर रहा था। तो ऐसे लोगों से आप मिलिएगा, जैसे अब वो सामने आएंगे वो खुद जो बताएंगे, जो सच्चाई है वो मैंने बता दिया। कई बार क्या होता है, सफल लोगों से मिलना, सफल लोगों को सुनना और सफल लोगों के साथ उसके एक्सपीरियंस को समझना, वो अपना अनुभव अगर आपसे साझा करें और उसमें भी जेन्युइनिटी हो, मतलब सच जो सही बात हो वो बताएं और उससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। तो बस ये है कि अगर वो अपना यहाँ आपके बीच में समय दें तो उनको लगना चाहिए कि आप भी भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं। यही है हमारे उत्कर्ष गौरव जी, रसिया जी। चलिए, उत्कर्ष जी का ये कहना है कि एक है कि आपके अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो। तो मेरा अपना रहा है कि पहले आपका जो अपना एक्सपीरियंस है आप इनको शेयर कर दीजिए, उसके बाद ये जो क्वेश्चन करेंगे उनको जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस बाद में ये ले लेंगे और जो रेलिवेंट होगा उसका आंसर वो जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं मेरे रहने से शायद आप चलिए आप। हेलो, आवाज आ रही है सबको? आप लोग खुलकर जो है इनसे बात कीजिए, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। फिर मैं ज्वाइन करूँगा इनको, ओके। तो मेरा नाम उत्कर्ष गौरव है। दिस वाज माय मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके रखूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। तो मैंने थर्ड लगातार 3 अटेम्प्ट मेरे प्रीलिम्स नहीं हुए थे एंड फोर्थ अटेम्प्ट में फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू आई क्रैक्ड इट। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था एंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस बात में कंफर्टेबल कर दूं कि लाइक जो हम लोग सोचते हैं कि यूपीएससी सब कुछ ऐसा है जो बहुत डिफरेंट है, क्या करते होंगे लोग। मैं भी यही सोचता था, रिजल्ट्स के एक दिन पहले भी मैं यही प्लान कर रहा था कि आगे का बैकअप प्लान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हाँ ये है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज मैंने अपनी ज़्यादातर टाइम मैं भी दिल्ली आया था, 6 महीने रहा, बिकॉज इंजीनियरिंग मैंने बैंगलोर से की थी और बैंगलोर वालों को दिल्ली की हवा रास नहीं आती है, ठीक है। तो वो तो इसी कारण से मैं 6 महीने रह के मैंने दिल्ली से मतलब लाइक मैं अपने गांव चला गया, क्योंकि मैंने एक चीज समझा है यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है टाइम के अलावा, टाइम तो सबको 24 घंटे है सबके पास, बट जो उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होगा वो है कंफर्ट जोन। बहुत लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन में नहीं होना चाहिए, दिन रात आप मतलब अपने आप को त्याग दो, ऐसा ऐसा जो भी है, मतलब XYZ जो भी वो लोग बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास कंफर्ट जोन अगर आपका होगा ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपने घर गया तो मुझे ये पता था कि मुझे खाने की टेंशन नहीं है, मुझे सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार क्या करना है, दिन का प्लानिंग कैसे होगा, सुबह का नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो ज्यादातर यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आप यहाँ पे भी कंफर्ट जोन में लोग रहते हैं, ठीक है। तो सबके लिए अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है। तो आप जहाँ कंफर्ट हो आपके पास और टाइम आपके पास उस हिसाब से हो, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। और इस बार का प्रीलिम्स तो आप लोग ने भी देखा ही होगा, जो बाउंसर मारा गया है इस बार। तो आप लोगों को भी आइडिया लग गया होगा कि यूपीएससी तो अब इस टाइप से प्लान कर रही है चीज़ों को कि खुद ही नहीं पता हमें कि अगली बार किस तरह के पैटर्न आएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी काफ़ी कुछ है स्ट्रैटेजीज। मैं इसलिए थोड़ा अपने बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि ताकि आप लोगों का क्वेश्चंस मैं लेते रहूँगा, उसके बाद उसी हिसाब से थोड़ा डाउट्स क्लियर होंगी तो ज़्यादा बढ़िया होगा। वो मोनोलॉग टाइप सिर्फ मैं भाषण दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक से लोगों से इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेरे साइड से था। मैं बिहार से हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, काफ़ी लोग लगता है उस साइड से हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं से भी हो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अभी थ्रू आउट द टाइम काफ़ी चीज़ें हैं सीखने को और सिखाने को भी। कभी हम भी इस तरफ बैठा करते थे, आज इस तरफ हैं, ठीक है। सबके साथ होता है, टाइम आती है सबके साथ उस वो चेंजेस आती हैं, कुछ चीज़ें समय के साथ छोड़ देनी चाहिए।
ओके, तो आप लोगों के कुछ जो डाउट्स होंगे मैं डायरेक्ट उसी से लिंक करके आप लोगों का मतलब लाइक कन्वर्सेशन करूंगा, ठीक है? तो एनी क्वेश्चंस? सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे कि 2024 में एग्जाम देना और ऑप्शनल अभी चल रहा है, फर्स्ट अभी 1 हफ्ते हुए, और उसके बाद से जैसे कि ये जीएस भी है और ये ऑप्शनल भी है दोनों, तो सर इसको कैसे मैनेज करें? फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ना होता है, फिर मैगजीन भी है, तो ये सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसको मैनेज करने में। देखिए, टाइम तो सबके पास सेम होती है ऑलमोस्ट। आप मैं अभी वही चीज़ जो बोला कि कॉम्पेटिबिलिटी जो होती है आपकी, जहाँ आप कंफर्टेबल होते हैं ना, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब आपको सोचने के लिए उन सब चीज़ों पे कम टाइम मिलता है जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, तो वो टाइम बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि न्यूज़पेपर में 1 घंटे से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि आज के टाइम में करंट अफेयर्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये समझना है। पेपर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है कि बस मैंने पढ़ा, मैंने पॉइंट्स नोट किया। जब आप सिलेबस को डिटेल्स में सब समझते हैं और जब कोई टॉपिक आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर से मुझे कॉन्टेक्स्ट उठाना है। आप लोग कोचिंग में हो, मंथली मैगजीन्स मिलती होंगी आप लोगों को, आप उसके थ्रू कंटेंट्स निकाल लो कि क्या इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स, डेटा और फैक्ट्स पे आपकी टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए। न्यूज़पेपर आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं, और वहां पर आप न्यूज़पेपर का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं दिमाग में कि हाँ कुछ इवेंट ऐसा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी में ही है, ज्योग्राफी में वाइल्ड फायर और क्लाइमेट चेंज आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वाइल्ड फायर आपको भी पता है कि हर साल कहीं ना कहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज कमिंग इन द न्यूज। जैसे कि अभी हुआ था जो न्यूयॉर्क में, आपने सुना ही होगा कि वो पॉल्यूशन इंडेक्स में उन्हें ऑलमोस्ट टॉप 3 में शायद रखा गया था, और जो उधर वाइल्ड फायर जो होता कैनेडियन वाइल्ड फायर, उसके कारण ये इशू हुआ था। तो आपको वो समझना है कि कैनेडियन वाइल्ड फायर इज एग्जाम्पल, कि मैं इस साल उसको कोट करूंगा, ठीक है, जब मुझे उस तरह का क्वेश्चन आएगा जो उसके रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका कि आप 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर को नहीं, और 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को जो आप डेली बेसिस पे अगर कर रहे हैं, अगर मंथली मैगजीन भी आ रही है उसको आप डेली बेसिस पे कंप्लीट करेगा, एक बार में तो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। तो आप उससे क्या होगा कि 1-1 घंटा आपने उसे दे दिया। बाकी जो ऑप्शनल होती है, अगर आप उस ऑप्शनल के साथ कंफर्टेबल हो, तो मैं मानता हूं कि आप 4 घंटे अगर दे रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। 4 घंटे प्लस 2 उधर, और जीएस को आप कम से कम 3 से 4 घंटे दो। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई बहुत है, क्योंकि वो कहने को रहता है हम 16 घंटे की टाइम टेबल हम लोग बना लेते हैं, लेकिन कभी कोई फॉलो नहीं कर पाते हैं। इट्स हार्डली कि आप 12 घंटे पढ़ लोगे, उसके बाद आपकी खुद ही की बैटरी डाउन हो जाएगी, आप खुद लगेगा कि अब हो गया, अब दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। तो आपको 8 से 10 घंटे की प्लान लेके चलनी है, ताकि क्या होता है ना, जब टाइम कंस्ट्रेंट आप बांधते हो तो आपके पास जो अगर एडिशनल टाइम मिल रही है, यू कैन रिवाइज इट, किसी भी टॉपिक्स को आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ और भी, अगर आपको आर्टिकल्स पढ़नी है, यूट्यूब पे आपको कुछ वीडियोस देखने हैं जो काम के हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ज्योग्राफी का खासकर, मैं क्योंकि जब अभी सर का ज्योग्राफी का ही क्लास था तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी काफी रिलेटेड होती है एक दूसरे से। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर करंट अफेयर्स को कैसे लाना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक्स में, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता रहा हूँ कुछ चैनल्स होती हैं यूट्यूब पे जो शायद आप लोग जानते भी होंगे, जैसे DW डॉक्यूमेंट्री, DW हिंदी की चैनल है, ठीक है। वो काफी अच्छे से करंट टॉपिक्स को कवर अप करती है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके एस्पेक्ट में आप इंडियन ज्योग्राफी में उसको समझ सकते हो। तो DW डॉक्यूमेंट्री और उसकी हिंदी चैनल वाली भी जो चैनल है, आप उसको फॉलो अप करो, उसमें 5 मिनट 2 मिनट ऐसे करके क्लिप्स आती हैं, और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे उन लोगों ने कवर अप किया। तो इट कैन बी यूजफुल इन आंसर राइटिंग, ठीक है। दूसरा, अगर आपको देखना है तो आप लोग वेंटेज में भी इंग्लिश है, उसमें जो हिंदी का तो आप उसका आइडिया नहीं है, बट अगर आप लोग समझ सकते हो उतना भी, अगर उसमें तो पालकी शर्मा उपाध्याय मैम है, उनका वेंटेज का एक शो आता है हर दिन का। अगर आप लोग उसमें कंफर्टेबल हो अगर देखने में, बिकॉज उनका इंग्लिश का है तो थोड़ा सा वो हो सकता है प्रॉब्लम, बट उसमें क्या है कि इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस को समझाया जाता है। वो बहुत अच्छे से उसको कोट करती है कि कैसे अगर नाटो अगर हमें लेना चाहता है तो क्या उसके एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज होंगे, क्या इंडिया का पर्सपेक्टिव होना चाहिए उस पॉइंट पे, वो बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो काइंड ऑफ की इंटरनेशनल रिलेशन का प्रिपरेशन भी आप उससे कर सकते हो। तो यूट्यूब का भी बहुत सही से इस्तेमाल हो सकता है। आपको बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं इंग्लिश मीडियम से था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं कुछ चैनल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के थ्रू हैं, बट DW हिंदी जो है उसको मैं आपको कहूंगा कि आप उसको फॉलो अप करें। और इंग्लिश में भी ऐसा तो नहीं कि आप लोग मतलब थोड़ा सा देख ही सकते हैं, उसमें वो आप फॉलो अप ले सकते हैं, टॉपिक्स तो पता चल ही जाएंगे। जैसे 1-2 और चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ। द इकोनॉमिस्ट करके एक चैनल है, उसमें बहुत अच्छे से
कुछ रीसेंट टॉपिक्स को, जैसे मैं अभी देख रहा था कि हाउ एआई कैन चेंज द वॉर, डिफेंस सिनेरियो में एआई का क्या रोल है। अब आपको ही पता है कि डिफेंस एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना होता है, और GS3 के पेपर में जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ही पता है कि अब हमें बताना होता है कि लाइक वॉर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फ्यूचर क्या होंगे। अगर आपको वो पर्सपेक्टिव पता होती है ना तो आप सोच सकते हो। और एक चीज याद रखो आप लोग कि जब भी आप किसी चीज की तैयारी करें, आज के टाइम में यूपीएससी का जो तरीका है वो पूरा बदल चुका है। आप लक्ष्मीकांत से पढ़ के चले जाओ, सिर्फ आप स्पेक्ट्रम पढ़ के चले जाओ, आप नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि वहां पर क्या होता है ना कि आज के टाइम में क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि जब आप कभी भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, उसके एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा इवेल्युएट करने के लिए अपने आप अपने साइड से कोशिश करो। लाइक आप कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को जब आप देख रहे हो, लाइक आपके सामने अगर आज के टाइम में यमुना में बाढ़ आई, आपने देखा कि काला से भूरा हो गया, तो बहुत पॉजिटिव साइड में भी है कि कैसे उसमें यूट्रोफिकेशन जो हो चुका था वो काफी, मतलब बीओडी डिमांड जो थी वो काफी ऊपर नीचे हुई, चेंजेस हुई उसकी वैल्यूज, तभी तो आज वो आपको कलर चेंजेस दिख रहा है। लाइक उसमें जो पहले नाला था वो एक प्रकार से आज के टाइम में मतलब अच्छा, मतलब पॉजिटिव साइड में हो गया। तो देखिए उसको आपको सिर्फ ये नहीं दिखना कि वहां बाढ़ आई, आप सोचो कि वो कितना रोल प्ले करता है आपके आंसर राइटिंग में, यूट्रोफिकेशन। तो कैसे यूट्रोफिकेशन में आप उस टॉपिक को रोल प्ले करवा सकते हैं कि कैसे बीओडी और सीओडी का डिमांड जो था उसमें आप उस आंसर को डाल सकते कि नहीं डाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो डाइंग रिवर्स है। तो आप उसको कैसे एग्जांपल्स को, तो आप कैसे सोच रहे हो, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। आपके आसपास बहुत सारी इवेंट्स होती है ना, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा मजा यही है। और ये यहाँ तक कि आप किसी भी टॉपिक्स पे बात कर सकते हो, आप मणिपुर में कुछ हो रहा है तो उसको भी आप कहीं ना कहीं डाल सकते हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर हो रही है तो उसको भी आप किसी तरह से कोट कर सकते हो। तो आपके आसपास जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसको आप समझो, उसको समझो कि किस तरीके से ये मेरे राइटिंग में इंप्रूव करेगा। क्योंकि जितना अच्छा कोट करिएगा उतना अच्छा आंसर बनेगा, क्योंकि जनरल आंसर तो सब लिख के आएंगे, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस वही होगा, ठीक है। तो आप एटलीस्ट आप 7 या 8 से 10 घंटे का टाइम प्लान बनाओ, और जो एड ऑन जो आपके पास टाइम रहेगा उसको आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आप इस्तेमाल करो। बिकॉज आज के टाइम में यूपीएससी भी चाहती है कि कुछ एक्स्ट्रा ही आप पढ़ो, ठीक है, ताकि कुछ नया निकल कर आए आपके पास। बिकॉज 1000 लोग अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो 1000 लोगों के अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं, उसमें से एक स्ट्रैटेजी मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत काम आएगा। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जब अच्छी होती है ना तो आप किसी भी आंसर को लिख सकते हो। मेंस में सबसे एडवांटेजियस चीज यही है कि 3 घंटे में पेपर तो कंप्लीट करना है, बट जब, क्योंकि आपके पास ऐसे 5-6 सवाल हर पेपर में होंगे जहां आपको नहीं पता कि लिखना क्या है, आपको कोई एनालिसिस नहीं होगा, आपको लगेगा ये पूछा क्या है, बट लिखना तो है, कुछ भी मिलेगा ना, छोड़ने पे तो 0, लिख दिए तो कम से कम 1 या 2 नंबर तो मुझे मिलेगा। तो इसीलिए जब क्रिटिकल एनालिसिस आप जब करते हैं किसी चीजों का, तो आपको आंसर राइटिंग में जब आप लिखने बैठोगे तो आपको ये तो पता होगा कि भाई 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करूंगा, वो भी पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके आऊंगा, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जैसे बताया कि आपका 4th अटेम्प्ट था, तो 3 अटेम्प्ट में ऐसा क्या देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक मैं जनवरी 2019 से स्टार्ट किया था तैयारी, तो 2019 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो आई वाज नॉट रेडी, बट मैंने दिया कि मुझे पता था कि लाइक ठीक है, कम से कम आपको एनालिसिस होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात थी उस टाइम नहीं आया नंबर। मैं आपको बहुत जनरल चीजें बता रहा हूँ कि वो छुपे ना, क्योंकि आप लोगों को भी क्लैरिटी रहेगी तो ज्यादा आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव अप्रोच आता है। जब मैंने सेकंड जब तैयारी मतलब सेकंड अटेम्प्ट मेरा था तो मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा था, मैं नोट्स जो था कोचिंग का मैं उसी से पढ़ के गया था। तो मेरे 62 पॉइंट समथिंग नंबर आए थे प्रीलिम्स में, एंड मेरी सीसेट भी उस टाइम, क्योंकि आपको 2019 से 2020 का जब आप सीसेट देखोगे तो अचानक से वो सरप्राइज पैकेज निकल के आता है कि स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी थी लोगों को, तो वहां पे थोड़ा सा एक सेटबैक मिला, तो सीसेट भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम में। और 2021 में जब मैंने दिया था तो लाइक आई हैड नॉट क्लियर द कट ऑफ बाय जस्ट 1 क्वेश्चन, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो ये तो समझ में आ गया था कि देखिए प्रीलिम्स सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट इसलिए क्योंकि उन्हें भीड़ छांटनी है। 12 लाख एप्लीकेशन ऑलमोस्ट भरते हैं लोग, 8.5 लाख लोग ऑलमोस्ट एग्जाम दे रहे हैं, एंड दे हैव टू
रिजेक्ट लाइक ऑलमोस्ट 13,000 उनको रखने हैं, बाकी हटाने हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि सवाल ऐसा बनाओ कि लोग छोड़ के आए या फिर लोग गलत करके आए। सवाल ऐसा बनाओ ही नहीं कि जो सेलेक्ट करने के लिए लोग के बने हो। जो सिलेक्शन वाले होंगे वो अपना किसी तरह से उसी से निकालना है मेरे, ठीक है। तो वो एक माइंडसेट उनका चल रहा है। तो एक सबसे बड़ा चीज मैं बोलूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप बनाते हो, चाहे 10 साल का बनाओ 20 साल का बनाओ, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं। बस ये मत देखना कि अरे मैंने 10 क्वेश्चन बनाया या फिर 40 क्वेश्चन पॉलिटी के बनाए और पॉलिटी में मेरे 40 में से 38 सही हैं। ओके, यू हैड गॉन विद 38 राइट, बट एक चीज आप समझिए कि 38 राइट है तो वहां पर किस तरीके से क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपने लगाई। स्ट्रैटेजी जैसे ये नहीं कि मतलब वो ऑप्शन में दिखा वो, क्योंकि वो तो काम आने वाली नहीं है वो लॉजिकल वाला अप्रोच। स्ट्रैटेजी ये कि आपने उस क्वेश्चन को किस तरीके से समझा, क्वेश्चन का अप्रोच क्या आपने रखा, ठीक है ना। आपने ऑप्शंस को किस तरह से एलिमिनेट किया। वो ओनली 1 ओनली 2 नहीं, आपने जो 4 स्टेटमेंट्स दिया उस 4 स्टेटमेंट्स को कैसे आप वेरीफाई कर रहे हो कि वो सही है कि गलत। तो इसलिए मैं बोलूंगा जब भी आप पीवाईक्यूज बनाए, पीवाईक्यूज में आपका एनालिसिस ऐसा होना चाहिए ना कि आप क्वेश्चंस को समझो। इस बार का जो पेपर था वो सबके लिए बाउंसर था, लेकिन लाइक आई हैड आल्सो गिवन दिस टाइम प्रीलिम्स, तो मैं ये बोल सकता हूँ मैं मेंस अभी लिखना है मुझे, तो मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि लाइक क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया ना कि कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप 1000 क्वेश्चन बना लो, 10,000 क्वेश्चंस बना लो, भरे पड़े हैं क्वेश्चंस दुनिया में, किसी भी कोचिंग के उठा लो आप इसी कोचिंग के उठाओ चाहे किसी कोचिंग के, मतलब आपके पास दुनिया जहां के क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चंस को एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो तो आपको समझ में कैसे आएगा कि वो टॉपिक्स मेरे सही हैं कि गलत, मतलब सही बैट, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो प्रीलिम्स का ये एक चैलेंज है जो आपको पीवाईक्यूज को समझकर ही करना होगा। चाहे सीसेट की भी बात हो, सीसेट में आप लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है। मैं बताता हूं, मैंने इस बार 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और वो भी मैंने आधे घंटे बाद स्ट्रैटेजी चेंज की, बिकॉज मैंने पिछले साल जो 5 जून को मैंने एग्जाम दिया था उसके बाद मैंने 28 मई को एग्जाम दिया, तो मेरे पास भी 1 साल में कुछ प्रैक्टिस नहीं था। बट मैं एक चीज बता सकता हूं ना कि आज के टाइम में सीसेट में अगर आपको क्वालिफाई करनी है ना, तो आप पहले ये समझो कि 3 सेक्शन है, तीनों अलग अलग हैं। कुछ तो आसान होगा, तीनों तो हार्ड नहीं हो सकता, ठीक है ना। उस तरह का वो बनाएगा तो उसे भी पता है कि लोग ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे उतने, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे में मतलब पैसेज में अगर हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी अगर वो टफ बना दिया तो फिर और लड़के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जितने स्टूडेंट्स वो और कम हो जाएंगे और वो चाहेगा नहीं। तो इस बार का पैसेज अगर आप लोगों ने पूरा बनाया होगा तो आपको ये दिखा होगा कि कम से कम वो लीनियंट था कि नहीं। तो अब 27 क्वेश्चन के अप्रॉक्स अगर पैसेज में आ रहे हैं तो मैं 27 क्वेश्चन क्यों नहीं बनाऊं। इन द मिडिल ऑफ द एग्जाम भी आपकी स्ट्रैटेजीज बदलने की आपकी क्षमता, आपके अंदर का जो क्षमता है ना उसको आपको डेवलप करना होगा। क्योंकि यूपीएससी में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, दे विल मेक काइंड ऑफ पेपर कि वो ऐसा पेपर बनाए कि जो मतलब भीड़ को अलग करे, ठीक है ना। तो सीसेट में मैंने भी आधे घंटे में स्ट्रैटेजीज बदली। जब मैंने मैथ्स का पेपर देखा लगा कि यार काफी टाइम लग रहा है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बैठी हैं, परसेंटेज तो दिख ही नहीं रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भरे हैं, अब इतनी कंफ्यूजिंग है कि अब कैसे करना है। तो भाई करना ये है कि पहले पूरा इंग्लिश बना डालो। इंग्लिश बन गया 27, बची 13 क्वेश्चन, कोई तो 13 होंगी ना जो आसान होंगी, ठीक है ना। आप 50-55 क्वेश्चन करने के लिए जाओगे तो आपकी गलती होने की चांसेस ज्यादा हैं। बट अगर आप 40 सही के सही बना सकते हो ना, देखिए इंग्लिश में ये हिंदी के पैसेज में 3-4 गलतियां हो सकती हैं। आप लोग एक चीज समझिए, बहुत लोग यहाँ होंगे जो हिंदी पैसेज हो या इंग्लिश पैसेज हो आप प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। कितने लोग आप मतलब सच सच बोलना कि हिंदी में पैसेज आप लोग प्रैक्टिस करके गए होंगे या इंग्लिश में पैसेज प्रैक्टिस करके आप जाते हो। आप बस मैथ्स और रीजनिंग बना के आप लोगों को लगता है कि वो हो गया। सच बात है कि नहीं। तो बात तो वही है कि जो सबसे आसान चीज है उसी को छोड़ के बैठे हैं लोग। वो 27 क्वेश्चन आपके लिए लॉटरी है ना। कितने क्वेश्चन चाहिए, 27 × 2.5 कर लीजिए, कितने नंबर हुए, ठीक है। अब वहां पे 3-4 क्वेश्चन अगर गलत होंगे, चलिए मानता हूं 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज 2 ऑप्शंस आप छांट सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं हिंदी पैसेज या इंग्लिश पैसेज में आप 2 ऑप्शंस आराम से छांट सकते हैं। पैसेज बिना पढ़े भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ आंसर्स कहाँ पे एक्सट्रीम जा रही हैं, ठीक है ना। तो अगर 50-50 चांसेस पे भी अगर आप खेल रहे हैं तो भी अगर आप 4 या 5 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उसके लिए बाकी बफर जोन में 13 क्वेश्चंस तो है ना मेरे, ठीक है ना। तो अब आप समझिए स्ट्रैटेजी सिर्फ घर बैठ के या फिर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम नहीं बनती हैं, कभी कभार स्ट्रैटेजीज बदलनी भी पड़ती हैं। नॉर्मल क्रिकेट का सिचुएशन देख लीजिए ना आप, या किसी गेम का सिचुएशन, आप स्ट्रैटेजीज बदलते हो कि नहीं। मिड फील्ड में, बीच फील्ड में भी आपको स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ती हैं, बस वही सिनेरियो है, ठीक है।
किससे? देखिए बीटेक का सब्जेक्ट क्या होता है ना, कंपटीशन जब बात आती है ना, तो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं उस टाइम पढ़ने में जब आप कॉलेज में होते हैं। कंपटीशन में आप कंफर्टेबल, देखिए आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम। बात यहाँ नॉलेज की तो हो नहीं रही है कि कोई आपका नॉलेज चेक करेगा या फिर आपका कि भाई क्यों लिए, 10 सवाल बताओ कि कैसे बनाए, ये तो कोई पूछने वाला नहीं है। एट लास्ट पूछेगा कि क्या ऑप्शनल था और कितने नंबर आए और हुआ कि नहीं हुआ। तो जब इस तरह की सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे लिए ज्योग्राफी मैंने जब ऑप्शनल लिया था तो लाइक आप लोग को थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, मुझे 5 सेकंड लगे थे ऑप्शनल चूज करने में, हार्डली 5 सेकंड्स। बिकॉज ज्योग्राफी मैंने 10 तक पढ़ा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था वो सब्जेक्ट। सिंपल सी फंडा है, इंटरेस्ट है उठाइए टॉपिक, टफ लगेगा, बोरिंग लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं। मैंने सेल्फ स्टडी किया ज्योग्राफी में, मैंने जब उस चीज को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि आपको अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, मैं फैक्ट बता रहा हूं, आप लोगों को लगेगा मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, मैंने किसी एक क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं सीधा मेंस में उठ के गया और आंसर लिखा हूं ऑप्शनल का, एंड आई गॉट 270। इंग्लिश मीडियम से था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब्जेक्ट में जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना, सबसे पहले आप ये कोशिश करिए जानने का कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। पहला तो कुछ तो इंटरेस्ट आएगा ना, 26 सब्जेक्ट हैं, कुछ तो इंटरेस्ट होगा, किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं। अब चलिए मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं भी आया आपको, तो इंटरेस्ट नहीं आया, उसके बाद आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए और एग्जाम के बेनिफिट, कहना से ज्ञान के हिसाब से नहीं, बेनिफिट दोनों तरफ से देखना है। सिर्फ कि ये मेरे नॉलेज, मुझे नॉलेज दे रहा है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। आपको क्वालिफाई करना है, तो फिर आप एनालिसिस करिए कि हाँ आपको किस बेसिस पे जाना है। मैंने वो एनालिसिस करने का मुझे टाइम नहीं मिला, बिकॉज मेरे लिए प्योर इंटरेस्ट पे था। ये मुझसे इंटरव्यू में भी ये सवाल मुझसे फर्स्ट पैनल ने किया था कि आप ज्योग्राफी ही क्यों लिए। मैंने सिंपल से बोला सर, जब किसी सब्जेक्ट के लिए अगर आपके शेयर इंटरेस्ट हो, आपकी इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में, तो वो मैं उसके ले लिया। तो उन्होंने पूछा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया, तो वो भी सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। बोला सर इंटरेस्टिंग तो है, बट कभी कभार कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो आप भले करियर में ना लेते हो, लेकिन आपके लिए वो सब्जेक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और एक प्यार जैसा उसके साथ आप बॉन्ड करते हो कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज मैंने वहां आंसर दिया था, ये सवाल मुझसे पूछा गया था, तो यही मैं आपको भी आंसर दे रहा हूँ। इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। तो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। यार देखिए इंटरव्यू ऐसा है ना कि मतलब किस्मत की भी बात होती है, क्या पूछा जाता है। अब जैसे मेरा प्रीति सुदन मैम का बोर्ड था, तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। मतलब एक तो उनका मुझे ये अच्छा लगा कि जब मैं घुसा अंदर गया था, जब एंट्री किया, तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल करवा दिया था कि लाइक मैं आपसे सिर्फ जनरल कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ, आप रिलैक्स हो जाओ, आपको अगर नहीं पता किसी सवाल के बारे में जस्ट टेल की आई डोंट नो द आंसर मैम। मैंने बोला यस मैम, ठीक है आप बैठो। तो उनका मतलब मैं चाह रहा था जो सवाल पूछने के लिए, और उन्होंने वही पूछा। किस्मत थी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ऐसा कुछ, क्योंकि मैं गांव पे रहकर तैयारी किया था। तो उन्होंने सबसे पहला ही सवाल ये पूछा कि आप अपने गांव के बारे में बताइए, अपने जिला के बारे में बताइए। फिर मैं बोला कि वहाँ पे कुछ भी जो डेवलपमेंट है, ये है वो, जो भी मैंने उनको बताया, उसके आगे फिर उस पर कन्वर्सेशन हुआ। तो बहुत कुछ 2 टेक्निकल सवाल भी आए थे, 2-3 टेक्निकल जो और भी पर्सन्स होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो बैठे रहते, वो टेक्निकल में गए थे। टीडीएस पे मुझसे सवाल किया गया था, वाटर प्यूरिफिकेशन पे। तो मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया था कि दिल्ली का पानी पीने लायक है कि नहीं है, और क्या हमें वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसलिए मैं बोला कि ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपके पास आंसर खुद पे खुद तैयार रहती हैं, ठीक है ना। तो वो था, ठीक है। GS1 में किस सब्जेक्ट में, मतलब ओवरऑल? ओके, आप देखिए GS1 में जैसे क्या है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको पता है कि उसके बेनिफिट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला चीज़ है कि कितना पढ़ूं और कितना फायदा होगा। तो आर्ट एंड कल्चर तो आप लोगों को पता कि आधे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं जब तक उनका वो हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड ना हो, या फिर उसके थ्रू कुछ लिंक ना हो। तो मैं जो भी नोट्स मिल रहा कोचिंग से, आप उसको आप आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ लो। लेकिन मैं बोला ना कि आंसर राइटिंग इस तरह से डेवलप करो कि आपकी कुछ भी क्वेश्चन आए ना, तो आंसर मेरे पास तैयार। एक जनरल क्वेश्चन भी, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही जनरल स्टडीज है ना, फैक्चुअल स्टडीज तो है नहीं कि वहां पे मैं सिर्फ फैक्ट भर दूं और वहां पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन के पॉइंट्स पे आप फोकस करिए। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर होगा, समझ लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है जिसमें व्हाट, व्हेन करके जो भी लंबा चौड़ा आया है, तो आप कोर पे जाइए।
2 पेज में लिखने के लिए इतने हमारे पास जगह नहीं है और सोचने के लिए इतना समय नहीं है कि आप वहां पर बैठ के ये सोचिएगा कि लिखना क्या है। ठीक है, जो भी अगर फुल लेंथ टेस्ट आप लोग अगर लिखे होगे या फिर आंसर राइटिंग किए होगे तो आपको भी पता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। एवरी सेकंड्स, एक सेकंड्स की वैल्यू होती है वहां पर। ठीक है, तो आपके पास ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो ना, तो क्या क्वेश्चन फ्रेम किया गया। लाइक अगर 2 एस्पेक्ट पूछे हैं वहां पे, व्हाट और व्हेन, ठीक है ना, क्या है और क्यों है या फिर कब है, तो आपको पता है कि एक क्या पूछ रहा है जिसको बताना है और एक कब पूछ रहा है जिसको बताना है। तो 2 बॉडी पार्ट्स कवर हुए कि नहीं हुए। इंट्रोडक्शन पे वो फोकस करिए कि उस क्वेश्चन का सबसे मेन टॉपिक क्या है। अगर वो पूछ रहा है वाटर पॉल्यूशन, वहां पे अगर इंडिया लिखा है तो इंडिया के स्पेसिफिक में कुछ वाटर पॉल्यूशन के रिलेटेड डेटा दे दीजिए इंट्रोडक्शन में। या फिर आप ये बताइए कि वाटर पॉल्यूशन का क्या एक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन क्या होगा। अगर वहां इंडिया नहीं पूछा होगा, ग्लोबल लेवल पे पूछा गया, जनरल एस्पेक्ट में जब पूछा होगा, तो आप वहां पे डेफिनेशन दे दीजिए। ठीक है ना, स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनता है। तो 2 बॉडी पार्ट आपके कवर हो गए, एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। कंक्लूजन क्या होगा, तो अब ये देखना है कि कंक्लूजन में मुझे वे फॉरवर्ड लिखना है या फिर कुछ ऐसे डेटा के साथ इंट्रोड्यूस कर, मतलब क्योंकि कंक्लूजन क्या होता है आपका, थोड़ा पॉजिटिव साइड में आप डालते हैं उसको। ठीक है, ये बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ज्योग्राफी में ही आया डिफॉरेस्टेशन पे क्वेश्चन, तो आप ये रख सकते हैं ना वहां पे कि कैसे हम लाइक लास्ट में कंक्लूजन ये रहेगा कि हाँ, इंडिया में किस तरीके से कितना अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट हम लगा सकते हैं ताकि हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकें। लास्ट कंक्लूजन खत्म। तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन इसी तरीके से बनता है। और आपके पास उतना डेटा आप कलेक्ट करने बैठोगे ना तो टाइम चला जाता है, क्योंकि जब 10 मार्कर का क्वेश्चन आप बनाते हो तो आप एक चीज समझ लो, 7 मिनट आप अपने टाइमर में काउंट करके रखो। 7 मिनट में 10 मार्कर क्वेश्चन और 10 मिनट में 15 मार्कर क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए एनी हाउ। 170 मिनट हो गया टोटल 20 क्वेश्चन का। 10 मिनट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आप 30 सेकंड भी उलझ जा रहे हैं, तो आप 30 सेकंड 5 क्वेश्चन में भी काउंट करिएगा, आपको 5 मिनट 6 मिनट चला जाएगा। ठीक है, 30-35 सेकंड्स के लिए भी। और 5 मिनट आप इसलिए रखो क्योंकि वहां पे भी तो बबलिंग करना है ना, आपके नाम और डिटेल्स, आंसर बुकलेट नंबर और क्वेश्चन बुकलेट जो भी वो डिटेल्स डालेंगे वो भी डालने के लिए तो टाइम चाहिए। तो 170 मिनट में आंसर कॉपी आपकी तैयार हो जाए, ऐसा आपका स्पीड होना चाहिए। तो ये चीज आप स्ट्रेटेजी हमेशा रखिए। 10 मार्कर का क्वेश्चन 7 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 8 मिनट 9 मिनट लगेगा स्टार्टिंग में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 7 मिनट में जिस दिन आप आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं 3 घंटे पेपर लिख सकता हूं। और बैक टू बैक लिखना है, रुकना नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है ना। और जिस दिन आप 7 मिनट में लिखना शुरू कर दोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो रही है। लाइक मैं वो डिजिटल वॉच लेके गया था सेंटर पे, मतलब वो स्मार्ट वॉच नहीं, डिजिटल नॉर्मल, तो उसमें सेकंड्स और टाइम बहुत अच्छे से कैलकुलेट होता, तो मैं उसमें कंफर्टेबल था। मुझे वो टिक टिक वाले में थोड़ा सा वो एरर बहुत ज्यादा आ सकता है ना, सोच रहा हूँ कि 7:25 हुआ है लेकिन 7:28 भी तो हो सकता है ना। तो उस कारण से थोड़ा सा वो मिनट्स और सेकंड्स की वैल्यू काउंट करते हुए मैंने वो किया था। तो मेरी पेपर 177 या 178 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती थी। लाइक 2 मिनट आखिरी बस वो काटने के लिए मैं रखता था कि लास्ट का वो जो लास्ट का जो रफ शीट्स होती हैं उसको आपको काटना होता है, तो उसके लिए। तो आपको 170 मिनट वाला ये प्लान, अब ऐसा नहीं मैं बोलूंगा आपके पास कुछ और प्लान होंगे आप कर सकते हो, बट ये प्लान मेरे लिए काफी वर्क की थी, 7 और 10 वाला। आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है। सर मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। और जो ऑप्शंस बहुत सारे दिए रखते हैं तो उसमें कई ऑप्शन लगता है कि सभी सही है या 2 सही है या 3 सही है, तो उसको छांटने के लिए क्या करना होगा। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे मेंस के आंसर राइटिंग में हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली हम डिकोड उसमें क्या करें। जैसे आप अभी मेंस के आंसर लिखने वाले हो, तो आप इसके लिए क्या मतलब स्ट्रेटेजी बनाएं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या और कितना लिखे, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी बहुत सारा कंटेंट रहता है हमारे पास, लेकिन समझ नहीं आता है कि उसमें कोड कितना करें। देखिए, पहला जो है वो प्रीलिम्स रिगार्डिंग आपका है कि ऑप्शंस को कैसे फाइंड आउट करना। तो देखिए क्या होता है ना कि वही इवैल्यूएटिंग नेचर जब आप डेवलप करते हैं ना, जो मैं आपको बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस जो टर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जब आप, क्योंकि देखिए सिंपल सा फैक्ट है, आप भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, एक एसएससी सीजीएल का तैयारी करने वाला लड़का भी लक्ष्मीकांत पढ़ के बैठा होगा, बट आपके और उसके बीच में डिफरेंस क्या है? वो भी तो वही पढ़ के बैठा जो आप बैठे हैं, लेकिन डिफरेंस ही होता है ना, यूपीएससी का जब क्वेश्चन ही ऐसा बना है जहां पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं लिख सकते। कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है क्या जीएस में? कुछ ना कुछ वहां
आपके तरफ से अप्रोच पूछा जाता है या कुछ ना कुछ बोला जाएगा कि इवैल्यूएट करिए, या फिर आप अपना फ्यूचर का कुछ उस पर रोल प्ले करवाइए कि हाँ भाई वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, है कि नहीं? तो आप ये समझिए कि उन चीजों को जब आप क्वेश्चंस को एनालिसिस जब करते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि रोल क्या है मेरा आसपास। तो इसलिए मैं बोला ना, जब भी कोई टॉपिक आया, जैसे प्रेसिडेंट ही है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में आपके डिफॉरेस्टेशन है, फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, क्लाइमेट चेंज है, तो आप सिर्फ फैक्ट्स मत देखो, फैक्ट्स के साथ साथ एनालिसिस भी करो, क्योंकि जो इस साल के जैसे जो क्वेश्चन है अगले साल भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अब क्या होगा कि पूरा माइंडसेट लोगों का इस साइड डेवलप होगा। तो अब जब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो देखिए डेटा आप कोशिश जितना अपने तरफ से ग्रैब कर सकते हैं आप करते हैं, सब कोई वही कोशिश करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस उसमें डालते हैं ना, तब आपको वहां जब ऑप्शंस को रीड करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि शायद ये सही हो सकता है कि गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक्यूरेसी सही बैठेगी कि नहीं बैठेगी, बट एटलीस्ट ये होगा ना कि आपको ऑप्शन छांटने में आसानी हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने उस माइंड को ही उस तरह से डेवलप कर लिया ना कि हाँ ठीक है, ये आंसर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में किस तरह से एनालिसिस मुझे करना है, ये स्टेटमेंट लग नहीं रहा है कि सही होगा, क्योंकि ये थोड़ा एक्सट्रीम। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का एक क्वेश्चन आया था, वो पेड़ पे बांध के वो था ना एक कोई जानवर, हाँ हाँ, तो हाँ वो था कुछ, तो उसमें शायद बहुत लोग ओरंगुटैन बोल रहे थे कि आंसर होगा। अब मेरे को नहीं पता क्या था, मतलब मैंने अप्रोच ये मारा, मैंने आंसर नहीं चेक किया था, मुझे बस पता कि मतलब लिस्ट में नाम आया, बस इतना ही। तो मैं ये बोलूंगा जैसे अप्रोच क्या था वहां पे आपने बोला, अब वो क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा। मैं ये सोच रहा था, अब देखिए सही बैठेगा नहीं बैठेगा वो बात की बात है, बट अप्रोच आप पूछे हो, मैं ये नहीं बोल सकता कि क्या गारंटी, प्रीलिम्स की गारंटी तो मैं नहीं लेता हूँ किसी की, ठीक है, कि वो आपका माइंडसेट होता है। मैं मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्वालिफाई करूंगा कि नहीं, तो मैं दूसरे को क्या गारंटी दूं। तो मैंने ये अप्रोच देखा कि यार इतना दिमाग लगाने वाला जानवर इसमें से कौन है, मतलब इंसान के अलावा कोई और कौन हो सकता है जो इतना दिमाग लगाएगा कि ऐसे ऐसे करके और वो अपना जो भी शिकार पकड़ने है, जो भी करना है उसको काम। तो वहां पे एक ही दिखा, ओरंगुटैन, मैंने मार दिया, ठीक है। अब वो कटहल का एग्जाम्पल था, जिंदगी में कभी ना कभी तो कटहल का पेड़ देखे होगे, अब वही सोच लो कि अब मैं जहां पढ़ा हूं मेरे स्कूल में ही 40-50 पेड़ थे कटहल के, तो मैं ही सोचा था कि अभी आज तक तो झड़ते देखा ही नहीं हूं, तो मैं कैसे इसको कहूं, समझे बात को। तो इसलिए बोला जाता है ना कि सिर्फ किताब में नहीं, बाहर भी दुनिया में आपका नजर चलते रहना चाहिए। और जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल थे, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में वो जयपुरिजिया वाला था, वो कोबाल्ट वाला बेल्ट का था, वो सब क्वेश्चंस मैंने जो वेंटेज में बताया, पालकी शर्मा मैम का जो शो है, वीक मंडे टू फ्राइडे आता है जो यूट्यूब पे फ्री है, मैं वो देखता था, उसी पे इतना ज्यादा उस पर डिस्कशंस हुए थे कि कैसे वो कोबाल्ट वाला में चाइना का रोल प्ले हो रहा है, कि अफ्रीका के रिसोर्सेज वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने मार्केट के लिए और ग्लोबल डोमिनेंस के लिए, पता था, लिख दिया, किताब में नहीं है वो। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, आपकी थिंकिंग अप्रोच बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को वहां स्टैंड बाय कर सकते हो जब आपके पास कुछ अलग सवाल आएंगे, समझे। और रही बात मेंस की, तो मेंस में भी आप देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट मैंने जब बोला ना, तो जब टाइम मैनेजमेंट में जब आप करना शुरू करिएगा ना क्वेश्चन को, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि जो दिमाग में आ रहा है वो पहले लिखना है। तो सबसे जनरल एस्पेक्ट्स की चीज होंगे, देखिए कोई रॉकेट साइंस का चीज तो पूछा नहीं है कि आपको फॉर्मूला इवैल्यूएट करना है या थ्योरम प्रूफ करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वहां पर जनरल एस्पेक्ट पे जब आप 7 मिनट में जब आंसर लिखने लगोगे ना, अपने आप आपका माइंडसेट बन जाएगा कि क्या लिखना है, क्योंकि आप लिखते, क्योंकि आपको सोचना और लिखना एक ही टाइम पे है। सोचने बैठोगे तो लिख नहीं पाओगे, लिखने बैठोगे तो सोच नहीं पाओगे, दोनों काम एक साथ करना है, ठीक है। तो आपको वो एनालिसिस करना होगा। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत, और मेंस में लिखने के लिए थोड़ा करंट अफेयर्स, आपके पास केस स्टडीज होनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा आप जो जानकारी रख सकते हो तो ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा, इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आपके पास इकोनॉमिक सर्वे के डेटा होते हैं, और मैंने मृणाल का नोट्स फॉलो किया था, और बाकी आपका जनरल थोड़ा सा आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में चीज़ों को जानना है बस, करंट अफेयर्स के थ्रू कि क्या हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। काफी लोग रह गए, जो मेंस में जीएस पेपर फ्री है, तो उसमें जो सिलेक्टेड लोग हैं उसमें भी उनके नंबर कम आए थे। तो GS3 तो इस बार हुआ ना, हर बार कुछ ना कुछ तो एक पकड़ाता ही है सर। जैसे अभी कोचिंग कंप्लीट होने को जा रही है, तो उसके पूरे जो सब्जेक्ट है, मैं दूसरे बैच से हूँ,
तो जैसे सर सारे जो सब्जेक्ट हो गए हैं जैसे लगभग, तो उनको पीटी से पहले कैसे समराइज करें? अब देखिए जो समराइजेशन होती है ना वो आप पे डिपेंड करती है। मैं जो बताऊंगा वो आप फॉलो करो, जरूरी नहीं कि आप सक्सेस करोगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर देता हूं ना, आपको उस 1000 लोगों में आना है पूरे इंडिया में, तो आपकी स्ट्रेटेजीज भी डिफरेंट होनी चाहिए। यू जस्ट कैन नॉट कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोला ना, आप आंसर राइटिंग करते हो, आप दूसरे का किसी का भी, चाहे मेरा आंसर राइटिंग आप देखो या किसी और टॉपर का भी देख लो, आप देख लिए, लेकिन उसको फॉलो मत करो पूरा कि मतलब बस उसी को ही फॉलो करे, वो स्ट्रक्चर ऐसे बने तो मैं भी बनाऊंगा। नहीं, आपको अपना डेवलप करना है। आपको अगर वो उस 1000 में आना है तो 1000 कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे, तभी तो वहां पे आप स्टैंड आउट करिएगा ना। वरना अगर भीड़ में सब एक ही लोगों का अगर कॉपी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि आज मैं आया हूं, मैं कुछ स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, कल कोई और आएगा वो भी स्ट्रेटेजीज कुछ और लेके आएंगे, अगले बार कोई सेलेक्ट होंगे वो भी कुछ और स्ट्रेटेजीज लेके आएंगे। तो अगर यूपीएससी इस लेवल पे अगर ऑफिसर्स को सेलेक्ट कर रहा है तो आपके पास आपकी एनालिसिस पावर होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो आपको वो इवैल्यूएशन करना आना चाहिए, तभी आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखिए सिचुएशन की बात, थर्ड अटेम्प्ट में मैं भी डिप्रेशन में था। मैं बहुत क्वेश्चन ये था कि 3 अटेम्प्ट तक नहीं हुआ तो आप कैसे अपने साइकोलॉजिकली कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे और कैसे आगे प्लान बी और क्या भी जो भी ऑप्शन था आपने उसको किस तरीके से इवेल्युएट किया। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका अटेम्प्ट, क्योंकि देखिए सब कोई चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, बट यही बात है कि आपको माइंडसेट में एक चीज रखना है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दुनिया में अच्छाई के लिए आपको रेडी रहना है कि हाँ मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, ये एक टाइम है। तो अच्छाई जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, तो इसलिए तैयारी उसके लिए करनी है। अब मेरी अगर रिजल्ट आई, मैं सिलेक्शन हुआ, इट वॉज हार्डली 5 to 10 मिनट्स टू एब्जॉर्ब द कि हाँ भाई हो गया। ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए, आप चीजों के साथ, अब लोगों के फोन आ रहे हैं, आप इस पे काम कर रहे हो। लेकिन ये जो 3 साल के टाइम में, थर्ड ईयर में मैं भी डिप्रेसिव स्टेट में था कि लगता था कि यार बस छोड़ दूं, लगता था कि यार पता नहीं इसके लायक भी बना हूं या कि चपरासी भी बन जाऊंगा कि नहीं, पता नहीं, लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर उस पर आप जब बात कर रहे हो तो आपको ये समझना है कि आपके आसपास जो सबसे क्लोज हैं, जैसे मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन है, जो भी हो आपके लाइफ में, आप उनके साथ डिस्कस करो इन मैटर्स को, प्रॉब्लम्स को, कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो तो आप थोड़ा रिलीफ फील करते हो। और आपके घर, देखिए जब आप यहाँ तैयारी करना हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपके सपोर्टिव लोग होते हैं आपके सपोर्ट में, ऐसा नहीं कि नहीं है, 2 ही लोग हों है तो कम से कम उनसे आप बात करिए, टाइम निकालिए। और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इस स्टेज में हो तो आपको ही पता है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चैलेंज तो मेंटली रेडी होना पड़ेगा, लेकिन डिस्कस करिए प्रॉब्लम्स को। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके थर्ड अटेम्प्ट तक जो आपका था उसमें आपने टाइम मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी में कुछ चेंजेस किए थे? आपकी क्या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी वही थी, मैंने कोई टाइम मैनेजमेंट में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया, वही टाइम प्लान जो रहता था, सुबह उठना है इस टाइम में और रात में कितना, आपने वो उसको पूरा फॉलो किया? मतलब फॉलो, देखिए पूरा फॉलो कोई नहीं कर पाता है, बट एटलीस्ट 60 to 70% भी हो जाए तो मोर देन इनफ है। इसलिए मैं बोला ना, टाइम प्लान आप बनाइए उस तरीके से लगे कि ठीक है इतना करना है, उसका इतना भी हो जाएगा, मतलब 70% भी हो जाएगा या 60% भी हो जाएगा तो भी मेरे लिए आउटपुट अच्छा आना चाहिए। ठीक है ना, देखिए स्ट्रैटेजीज मैंने ज़्यादा नहीं बदली थी, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि आंसर राइटिंग में मुझे प्रॉब्लम ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा मैंने उस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को मतलब स्टार्टिंग से ढाला हुआ था कि मुझे थोड़ा सा थ्योरी पेपर्स में ना नंबर्स बड़े आते थे, चाहे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो या नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो मुझे थ्योरीज पेपर में बड़े नंबर आते थे, तो मुझे पता था कि आंसर लिखना कैसे वो तो बना लूंगा किसी तरीके से। तो वो एक कॉन्फिडेंस था उस टाइम दिमाग में कि हाँ वो एक स्टेज है। प्रीलिम्स का एक सबसे बड़ा चीज़ था, तो मैंने बोला ना कि PYQs पे फिर मैंने थोड़ा फोकस किया, स्ट्रैटेजीज ये बनाई कि उसको एनालिसिस करना कैसे। ठीक है, हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन है वो अलग अलग करना है कि कंबाइन करके करना है सर? कंबाइन करना है। आप अलग अलग करोगे तो फिर 6 अटेम्प्ट क्या 8-10 अटेम्प्ट भी नहीं होगा। ठीक है, सर इस भाई का क्वेश्चन था कि सर खुद को आकर्षण से कैसे बचाएं? अब
क्या है ना कि लाइफ में वो भी एक पार्ट है, चलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फिजियोथेरेपी सेशंस तो लेता नहीं हूँ और ना मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, ठीक है, बट हाँ आपको पता है आपका एम है, आपको अगर उस एम को पूरा करना है तो आपको तो करना पड़ेगा, तो यू हैव चैलेंजेस, आपको पता है। अब मैं घर पे था, मुझे भी पता है ना, मेरा आकर्षण कहीं था ही नहीं, गांव में रहने पे क्या ही मिलेगा देखने को। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं तो मैं इन टॉपिक्स पे एक बार डिस्कस करता हूँ, फिर आप लोग से कुछ क्वेश्चंस लूंगा, जैसे कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को लाइक कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए अगर आप जीएस की बात करें, ठीक है, तो जीएस में एनसीईआरटी को आप जितना अच्छा से डिटेल स्टडी कर सकते हैं आप करिए। ठीक है, डिटेल मतलब लाइक यस, पॉइंट टू पॉइंट। ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है ना, इट्स लाइक काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया इन इट। उसके टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आप गूगल पे सर्च मारिए, आप कहीं और कोशिश करिए फाइंड आउट करने का, बट 11th-12th का एनसीईआरटी आपका अच्छे से लाइन टू लाइन क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपका क्लियर है ना, उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बाकी जो आपके कोचिंग के नोट्स होते हैं दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो करंट अफेयर्स में भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन टॉपिक्स होते हैं, और हमेशा कोशिश करिए कि ज्योग्राफी को जब आप पढ़ रहे हैं तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को भी साथ में लेके चलिए। आपको भी पता है कि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत लोग इकोलॉजी इन्वायरमेंट को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, बट ये जानिए कि फॉरेस्ट का भी एग्जाम हमारे ही साथ लोग दे रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू क्रैक, तो उनका भी जो रोल होगा वहां पे दिखाना है, तो वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का बर्डन बढ़ता ही है और आगे फ्यूचर में बढ़ेगा ही। ठीक है, और इंडिया भी एक अपने आप को डोमिनेंस में रखना चाह रही है कि वी आर काइंड ऑफ थिंग कि हम लोग क्लाइमेट पे काम करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन चीजों पे सवाल भी ज्यादा आएंगी। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट थोड़ा आप उसको बैलेंस करके वो चलने के लिए आप कोशिश करिए। ठीक है ना, और रही बात की उसके बाद अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में क्या करना, तो मैंने आपको टॉपिक्स बताए कि जो भी नए टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, कोई टर्म आपको दिख रहा है आप उसको यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप उस पर फोकस करो। और रही बात मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आप लोग सब हिंदी माध्यम वाले हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत लोगों को ये मिथ जो है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले, उसके बाद मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि मैं अभी शशि शेखर करके है रैंक 240, अगर आप लोग नाम सुने होंगे उनका, तो उनका मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली, 2-3 बार भी मिलना हुआ है, आज भी मिलना है मुझे उनसे। तो उन्होंने जब अपने बारे में बताया था ना कि लाइक हाउ ही प्रिपेयर्ड इन 2012, ठीक है, 2012 में उन्होंने स्टार्ट किया, 2016-17 के बाद, क्योंकि उस टाइम 4 अटेम्प्ट होते थे, तो उन्होंने 4 अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, देन उस टाइम ईडब्ल्यूएस का कोई वो था नहीं, तो जनरल में ही उन्होंने एग्जाम दिया था, नहीं हुआ, कैसे उन्होंने 5 साल किसी कोचिंग्स में पढ़ाया, और उसके बाद फिर 2021 में उन्होंने तैयारी की, और उन्होंने हिंदी माध्यम नहीं लिया ऑप्शनल में, मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा उनका ऑप्शनल, बस शायद सोशियोलॉजी या पीएसआईआर में से कोई उनका ऑप्शनल था, और हिंदी माध्यम में ही उन्होंने लिखा। तो एक चीज आपको बता सकता हूँ ना, लैंग्वेज जो है ना वो बैरियर हमें लगता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग मतलब हिंदी लिखने के चक्कर में इंग्लिश में पहुंच जाते हैं, कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाता है। जैसे हम ही लोग का जब हिंदी का पेपर आता है ना, तो जब आपको एक पेपर लैंग्वेज पेपर जब देना होता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड करूंगा अपने आप को, और बहुत सारे मेरे दोस्त जो हम लोग मेंस लिख रहे थे ना, तो कोई टॉपिक का जब मतलब लाइक नहीं समझ में आया ना उसका हिंदी मतलब, तो उसी को जैसे वो आदत हो गया ना चैट में क्या कर रहे हो, तो KYA और KRHEO कर देते हैं हम लोग, तो वो चीजें रिवर्स हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो वो नहीं करना है, वही प्रॉब्लम हो जाती है ना कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा टफ लगता है, तो वहां पे इंग्लिश डाल दिए, क्योंकि देखिए जब आप कोई लैंग्वेज को फोकस कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो, तो उसी लैंग्वेज में अगर इंग्लिश वाले लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कारण ये कि वो सारे टर्म्स को इंग्लिश में वहां पे डाल रहे हैं ना, जो टेक्निकल टर्म्स हो रहे हैं। जनरल एस्पेक्ट में तो आप हिंदी में लिख ही दीजिएगा, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में ही ना थोड़ा सा वो लगता है कि चलो ब्रैकेट में डालें, उसको इंग्लिश में मेंशन कर देते हैं, लेकिन वहां पे आपका वो टर्म स्पेसिफिक, क्योंकि मैं देखिए मैं उतना डिटेल में नहीं जानता हूँ कि एज अ हिंदी एज अ सब्जेक्ट में मीडियम में क्या चेंजेस आप लोग करते हो, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि लैंग्वेज तो चाहे हिंदी और इंग्लिश सबके लिए तो लैंग्वेज ही है, आपका उसमें कमांड है। किसी मैं जब साउथ इंडिया में था, तो जो कन्नड़ा जो उनका लैंग्वेज है बैंगलोर में, तो दे आर कंफर्टेबल विद देम। अब मैं हिंदी बोलूंगा तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो अपना लैंग्वेज बोलेंगे मुझे नहीं समझ में आएगा। तो बात है कि मुझे तो किसी कॉमन लैंग्वेज में समझाना नहीं है ना, वो उस लैंग्वेज में अगर एक्सपर्ट है तो उस लैंग्वेज के थ्रू ही वो अपना पेपर दे रहे हैं ना। ठीक है ना, तो लैंग्वेज आपका जब कोई भी हो, तो लैंग्वेज जब आप
पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी जो टर्म स्पेसिफिक आ रही है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक को लेके, लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन का कुछ टर्म होगा या फिर इंक्रोचमेंट का कोई टर्म होगा जो भी हिंदी में नाम है, आप उसको लिखिए, प्रॉपर मेंशन आउट करिए, ठीक है ना, तब वो चीजें ज्यादा इफेक्टिव निकल के आएंगे कि हाँ भाई ये मतलब कुछ बंदे ने उस लैंग्वेज के तरीके से कुछ लिखा है, ठीक है। तो लिटरेचर का मैंने आपको एक बता दिया कि हिंदी लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, आप कोई भी ऑप्शनल लीजिए, आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। वो आजकल जो हो गया हिंदी में है तो हिंदी माध्यम के तहत हिंदी साहित्य ही लेंगे तो पास हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने अपने दोस्त का एग्जाम्पल बताया कि कैसे उन्होंने अपना ऑप्शनल हिंदी साहित्य नहीं लिया था, और मैंने उनसे मिला और हम लोग के जो सीनियर्स ब्यूरोक्रेट्स थे जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने भी ये चीज़ के लिए बहुत उन्हें प्रेज किया कि कैसे एक लड़का हिंदी माध्यम में होके भी हिंदी लिटरेचर ना लेके भी किसी और सब्जेक्ट से भी निकाल सकता, और जबकि उन्होंने 5 साल का गैप रखा, ठीक है, कि 2017 से 2021 तक उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, वो जॉब कर रहे थे किसी कोचिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस और लैंग्वेज पे कमांड, ये दोनों अगर आपके पास है तो गारंटी है कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से ओवरकम कर लीजिएगा, ठीक है। किसी और का क्वेश्चन? हाँ, तो नोट्स की बात है तो देखिए आप पे डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट पे कमांड कितना अच्छा रखो। ज्योग्राफी की मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज ज्योग्राफी एज ऑप्शनल मेरा था, तो पहले से ही उसके लिए नोट्स रेडी थे, तो आपको बस जीएस और ऑप्शनल के हिसाब से अपने माइंड को स्विच करना है। मैं पॉलिटी के नोट्स नहीं बनाया था बिकॉज पॉलिटी में कोई जरूरत नहीं है, आपको बार बार लक्ष्मीकांत को डिटेल में ही पढ़ना होता है, तो आधा से ज्यादा तो हाईलाइट उसी में रहते हैं, तो क्यों ही फालतू में टाइम वेस्ट करें, टाइम इज इंपॉर्टेंट ना। हिंदी स्पेक्ट्रम की भी बात वही है कि आप कितना भी पढ़ोगे हिस्ट्री तो आपको फिर से ही पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है। तो ये 3 का मैंने नोट्स नहीं बनाया था। इकोनॉमिक्स का मैंने नोट्स बनाया था एनसीईआरटी का, ठीक है ना, बिकॉज इकोनॉमिक्स में एक बात मैं कहूंगा आप लोगों को, आप लोग एनसीईआरटी कितने लोग पढ़े हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटेल्ड में बहुत अच्छे से। तो मैं यही बोल रहा हूं ना, देखिए इकोनॉमिक्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़िए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, क्योंकि उसमें जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो अगर आप समझ गए ना आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप चाहे रमेश सिंह उठाइए चाहे मृणाल उठाइए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर्स नहीं है उसमें, 4 ही चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, 2 चैप्टर उसमें पढ़ने नहीं होते हैं, मैं अब याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट जो भी उसमें बैंकिंग का जो टॉपिक है ना उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझिए, वर्ड बाय वर्ड। इसलिए मैं बोला ना एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, ज्योग्राफी के लिए भी 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ना जब होता है ना तो लिटरली खंगाल दीजिए, उसमें कोई चीज बचना नहीं चाहिए, 4 बार उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा ना कि एक बार पढ़ने के बाद भी अभी कितने चीज होंगे जो छूटे होंगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, टू द पॉइंट आपको एनसीईआरटी उस तरह का आप सोचिए कि उतने प्रोफेसर्स लोग मिलके जब एक किताब बना रहे हैं ना तो दे आर पुटिंग देयर एफर्ट। कोई एक बंदा किताब लिख दे तो उसमें बहुत कुछ मिस आउट हो सकते हैं, वो फैक्ट्स बहुत अच्छा होगा, लेकिन इवेल्युएटिंग स्किल आपको जो मैं बोला ना डेवलप करना है, तो एनसीईआरटी को आप डिटेल में पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, बहुत हेल्प होगा, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ सर, कोचिंग ना करने से जो ढूंढ कर पढ़ने से विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित होती है, वो कोचिंग करने वाले स्टूडेंट कैसे अपने अंदर एनालिसिस पावर को ज्यादा से ज्यादा विकसित कर सकते हैं? देखिए कोचिंग करना ना करना वो आपकी जिम्मेदारी होती है। अब एक मैं बताता हूँ, कोचिंग का एफर्ट होता है, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो, लोग एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए चीजों को आसान करने के लिए, तो कभी वो वेस्ट नहीं जाता है। प्रॉब्लम यही ना, लोग थोड़ा एरोगेंस में आ जाते हैं कि हम तो खुद ही निकाल देंगे। अरे आप अच्छी बात है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज समझिए ना, आप मटेरियल्स भी जब पढ़ते हैं खुद से तो बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल्स ही तो उठाते हैं जो फ्री ऑफ कोर्स भी आपको मिल जाए या फिर कहीं से आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल में मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, होता है कि नहीं होता। तो आप ये समझिए कि जब आप किसी भी तरीके से उन चीजों पर जब आप डिटेल में जब जाते हैं कि आपको हमको क्या पढ़ना है, तो सारा एफर्ट जो है वो तो वो लगा के बैठे हैं ना कि आपको, मैं क्यों बोला मंथली मैगजीन, आप जैसे आप अपने कोचिंग का ही फॉलो अप करिए, न्यूज से आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर सकते हैं। फैक्ट्स लेने बैठिएगा तो आपका 2 घंटा समय जाएगा ना, और डेली का 2 घंटा आप टाइम जब कैलकुलेट करिएगा तो आप ही का नुकसान है। यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। आपको ये चीज बार बार समझना है, हमें ज्ञान लेके कहीं बैठ के साधु संत महात्मा नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेरे लिए चीजें हैं कि जितनी इफिशियंट हो उतनी बढ़िया, वरना बैलगाड़ी और टमटम लेके बैठे रहिए, जो गाड़ी वाले हो तो निकल जाएंगे आगे, ठीक है ना।
सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बहुत सारी मतलब ऐसे टॉपिक्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट हो या इकोनॉमी हो या इन्वायरमेंट के साइड में सिंसियरिटी वगैरह हो। तो क्या होता है कि कभी कभी बियॉन्ड द सिलेबस या बियॉन्ड द जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके जाने लगते हैं। तो ये आपने कभी फेस किया है? मतलब ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी बनने लगती है कि अलग थॉट्स बनने लगते हैं। देखिए, क्यूरियोसिटी अगर आपकी है तो अच्छी बात है, उसको आप थोड़ा सा, हम क्या बोले, एक्स्ट्रा टाइम में आपको कभी कभी मतलब एग्जाम ऐसा लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बियॉन्ड जा रहे हैं। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने बियॉन्ड जा रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं आप जो आपकी क्यूरियोसिटी है, मुझे क्यूरियोसिटी बहुत है ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और मैं आपको बोला ना, जो इकोनॉमिस्ट और वाइस मीडिया और इस सब चीज़ को मैं यूट्यूब पे बहुत फॉलो अप करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं जब किसी क्लाइमेट चेंज में ही जब मैं कर रहा था तो मुझे इकोनॉमिस्ट का एक क्लिप था, बहुत अच्छा लिखा था कि व्हाट विल हैपन टू द अर्थ इफ द एवरेज टेम्परेचर विल राइज बाई 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि पृथ्वी में क्या बदलाव होंगे जब टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस एवरेज बढ़ जाएगी। तो देखिए, ये भले आपको लग रहा होगा कि अच्छा थोड़ा क्यूरियोसिटी है, जान लेते हैं, लेकिन एक चीज समझिए, आप उस एक्सटेंट तक भी जा रहे हैं ना, तो उसको जनरलाइज करके आप अपने आंसर में तो ला ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं है। आपको टेक्निकल टर्म्स थोड़ी ना डालने हैं, आपको एग्जाम्पल्स कोट करने हैं जहां पर आप उसको डाल सकते हैं। मैं डाला था क्लाइमेट चेंज का, जब वो बात आया तो मैंने इस चीज को रखा कि कैसे कौन से स्टेट्स या कौन से रीजन जो है वो ज्यादा इंपैक्ट करेंगे और कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत सारे चीजों के आंसर्स, वो मैं बोला ना कि जब आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज जो चीज है ना, कभी वेस्ट नहीं जाती है। नॉलेज हमेशा कहीं ना कहीं तो इंप्लीमेंट करने के लिए काम आएगी ही आएगी, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो मेंस में हो, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, ठीक है। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है सर, जैसे हम लोग जीएस बैकग्राउंड से नहीं है तो एकदम से जब नए नए सब्जेक्ट्स को फेस करते हैं तो इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग अलग सब्जेक्ट में जब इंटरेस्ट आता है तो लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, या जबरदस्ती का कुछ पढ़ते जा रहे हैं। मतलब कभी कभी थॉट्स मतलब नहीं लगता है कि ज्यादा बनते जा रहे हैं। देखिए, उसके लिए तो माइंडसेट आपको अपना रखना पड़ेगा ना। आपको पता है कि देखिए, बाउंड्री लिमिट सेट करनी आपको है। यूपीएससी की सिलेबस तो समंदर की तरह है, खत्म ही नहीं हो सकती कभी, अगर बैठेंगे खत्म करने तो आप ना बाउंड्री डिफाइन करते हो कि मेरे को ईडन गार्डन वाला बाउंड्री क्रिएट करना है या फिर लाइक छोटा T20 वाला टाइप की, बस। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का बाउंड्री सेट करके रखें। तो उसी हिसाब से आप नॉलेज को गेन करिए और उसी पे फोकस करिए, बार बार एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर कभी अगर इंटरेक्शन का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलूंगा आप लोग से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कभी भी किसी को भी डाउट्स हो, सर हैं, ठीक है, पूरे टीचर्स के ग्रुप हैं, आपको गाइड करेंगे। मैं एक बात बोलता हूँ, कितना भी हम लोग अपने आप को सोच लेना, हम लोग भी टीचर से गाइड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं इसलिए बोला हूँ कि अब जब डिप्रेशन में भी हो, चाहे आप प्रिपरेशन में हो, कभी भी किसी फेज में हो ना, टीचर्स विल बी देयर टू हेल्प। आप उस चीज़ को हमेशा याद रखो और तैयारी स्टार्ट रखो। और थोड़ा सा अपना, मैं बोला कि किताब से थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा दुनिया देखिए, एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे, आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प होगा वो चीज़ का, ठीक है।